नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। मैं श्री अरबियोक सर वीएन नाइक शिक्षण प्रसारक संस्था नासिक के ऑनलाइन अध्यापन कालांश में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था नाशिक संचलित माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर राजापुर तालुका येवला जिला नाशिक। मार्गदर्शक माननीय प्राचार्य श्री अव्वार पीके सर, विषय शिक्षक श्री वागारबी सर, कक्षा 10वीं, घटक व्याकरण तथा भाषा अध्ययन, उपघटक प्रेरणार्थक क्रिया। छात्रों, प्रेरणार्थक क्रियाएं जो व्याकरण की विधा हैं, ये विधा 8वीं, 9वीं तथा 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए छात्रों, आज हम व्याकरण की विधा प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा हम देखेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है: जिस क्रिया से यह मालूम हो कि कर्ता दूसरे के लिए कार्य या काम कर रहा है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं या उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। या दूसरी व्याख्या इस प्रकार से हम कर सकते हैं: जिस क्रिया से इस बात का बोध होता है, बोध होता है मतलब ज्ञान होता है कि कर्ता स्वयं कार्य को न कर किसी दूसरे से कार्य करता है या करवाता है या किसी को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कार्य करने में एक प्रेरणा हो तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कार्य करने में दो प्रेरणाएं हो तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे नीचे उदाहरण दिया है, मूल क्रिया है फैलना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप है फैलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है फैलवाना। दूसरी क्रिया देखिए, लिखना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप है लिखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है लिखवाना। प्रेरणार्थक क्रिया का अध्ययन करने से पहले हम लोग मूल धातु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि मूल धातु बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनसे क्रिया बनती हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती हैं उसे मूल धातु कहते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती हैं उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे भागना क्रिया में भाग मूल धातु हैं और ना प्रत्यय हैं। मूल धातु के अंत में ना जोड़ने से क्रिया बनती है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर, लिख अधिक ना बराबर लिखना, रो अधिक ना बराबर रोना, बैठ अधिक ना बराबर बैठना। मतलब यहाँ पर लिख मूल धातु है और ना प्रत्यय लगा है, रो मूल धातु है और ना प्रत्यय लगा है, बैठ मूल धातु है और ना प्रत्यय लगा है। मतलब मूल धातु को ना प्रत्यय लगने से मूल क्रिया बन जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला नियम है, सामान्य रूप से मूल धातु के अंत में आ की मात्रा जोड़ने से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप और मूल धातु के अंत में वा जोड़ने से क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। आ तथा वा के बाद ना प्रत्यय जोड़ा जाता है, तभी प्रेरणार्थक क्रिया का पूर्ण रूप बन जाता है। जैसे देखिए गिरना क्रिया है तो गिर मूल धातु हो गया, वहाँ पर मूल धातु की पहचान करो, गिर मूल धातु है और वहाँ पर आ का प्रत्यय लगाया गया है गिरा और बाद में ना जोड़ा गया गिराना। और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय गिर मूल धातु को वा प्रत्यय लगाया गया और फिर ना प्रत्यय जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आ तथा वा के बाद ना प्रत्यय जोड़ने से प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्रिया का बन जाता है। चलना, चलाना, चलवाना। चलना मूल क्रिया है, चलाना प्रथम प्रेरणार्थक रूप है और चलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है।
दूसरा नियम देखिए, मूल धातु का प्रथम अक्षर, ध्यान से सुनिए, मूल धातु का प्रथम अक्षर दीर्घ हो तो प्रेरणार्थक रूप बनाते समय वह ह्रस्व हो जाता है, और बाद में आ तथा वा प्रत्यय, आ मतलब प्रथम प्रेरणार्थ के लिए आ लगाओ और वो द्वितीय प्रेरणार्थ के लिए वा प्रत्यय जोड़कर उसके बाद ना प्रत्यय जोड़ने से प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। तो मूल धातु पहचानिए, मूल धातु के बाद उसका प्रथम अक्षर पहचानिए। जैसे जागना, मैंने यहाँ पर एक अलग रंग देकर वो दिखाया है। यहाँ पर जागना क्रिया है, तो जाग मूल धातु है, तो जाग इस मूल धातु का प्रथम अक्षर है जा, तो जा दीर्घ है, तो प्रेरणार्थक रूप बनाते समय वो रस्व हो गया। आगे देखो, प्रथम प्रेरणार्थक रूप तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय वो रस्व हो गया है। जा का ज हो गया, फिर ग लगाया गया, फिर आ की मात्रा लगाई गई, फिर उसके बाद ना प्रत्यय जोड़ा गया, तो जगाना यह प्रथम प्रेरणार्थक रूप बन गया जगना जागना क्रिया का, और फिर जगवाना यह द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बन गया, मतलब जगमूल धातु, और उसके बाद वा लगाया गया और फिर उसके बाद ना प्रत्यय जोड़ा गया। नहीं तो एक बात हमेशा ख्याल में रखो, प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए आमतौर पर आना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय वाना प्रत्यय अगर मूल धातु को जोड़ा जाता है तो क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। मतलब प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए आना प्रत्यय लगाओ मूल धातु को, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए मूल धातु को वाना प्रत्यय लगाओ, तो उनका ये आम तौर पर एक नियम है। आगे उदाहरण देखो, नाचना, तो नच, फिर उसके बाद आ, फिर उसके बाद ना, नाचना नचाना नचवाना, तो नच मूल धातु को आना प्रत्यय लगाए। जैसे आ मतलब हम मराठी में काना कहते हैं, जैसे हिंदी में आ की मात्रा बोलते हैं। नाचना नचाना नचवाना। सीखना, देखो स इस अक्षर को दीर्घ ई की मात्रा लगी है, वो रस्व हो गई। फिर सिख मूल धातु को आना प्रत्यय लगाया गया, और यहाँ पर सिख मूल धातु को द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय वाना प्रत्यय लगाया गया। उसी प्रकार भूलना भुलाना भुलवाना, इस प्रकार से हम दीर्घ प्रेरणार्थक रूप, दीर्घ अक्षर हो, मूल धातु का प्रथम अक्षर दीर्घ हो तो प्रेरणार्थक रूप बनाते समय वह रस्व हो जाता है। फिर उसके बाद आ और वा जोड़कर अथवा आना और वाना जोड़कर प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बना सकते हैं। तीसरा नियम देखिए, मूल धातु का प्रथम अक्षर ओकारांत अथवा औकारांत हो तो प्रेरणार्थक रूप बनाते समय ओ तथा औ का रस्व उ हो जाता है। यह स्वरों में परिवर्तन होता है। ओ तथा औ यह स्वर हो तो उसका उ बन जाता है, ओ तथा औ अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है, और उसकी जगह पर उ आ जाता है, रस्व उ आ जाता है, और उसके बाद आ तथा वा जोड़कर उसके बाद ना प्रत्यय जोड़ने से प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। मतलब जो मुख्य नियम है वह नियम ध्यान से देखो, और फिर उसके बाद आना और वाना अथवा आ और वा, फिर उसके बाद ना प्रत्यय, ये तो आमतौर का नियम है। वह हर शब्द को लगाना पड़ेगा, हर क्रिया को लगाना पड़ेगा जब प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं तब। तो यहाँ पर देखो, जैसे खोदना मूल क्रिया दी है, तो खोद मूल धातु है, तो मूल धातु का प्रथम अक्षर है खो, तो ओकारांत है, मतलब खो इस शब्द का अंत ओ से हुआ है, ओ इस स्वर से हुआ है, तो खो की जगह पर उ आ गया, ओ निकल गया, और उ रसो उ हो गया, रसो उ ये स्वर लगाया गया वहाँ पर। फिर खुद ये मूल धातु को, मतलब प्रथम अक्षर ओ जो है उसका उ हो गया और द जैसा है वैसा रह गया। फिर आ की मात्रा लगाई गई, फिर उसके बाद ना प्रत्यय जोड़ा गया, मतलब खुदाना यह प्रथम प्रेरणार्थक रूप बन गया। फिर उसके बाद खुद
इस मूल धातु को वाना प्रत्यय लगाया, खुद वाना यह द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हो गया क्रिया का। जैसे आगे देखो, बोलना, बो मूल धातु हो गया बू, बोलना, बुलाना, बुलवाना। मतलब ओ का, ओ इस स्वर का ऊ में परिवर्तन हो गया, रसो ऊ में परिवर्तन हो गया। और फिर उसके बाद ल जैसा है वैसा रखा गया है। फिर आना और वाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय वाना प्रत्यय लगाया गया है। उसी प्रकार आगे देखो, छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना, छो का छू हो गया, ड जैसा है वैसा है। फिर आ, फिर ना प्रत्यय, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय छू, फिर उसके बाद ड, फिर उसके बाद वा, फिर उसके बाद ना प्रत्यय जोड़ा गया। तोड़ना, तुड़ाना, तुड़वाना। इस प्रकार से ओ इस अक्षर का उ रसो उ में परिवर्तन हो गया। और बाकी जो है, बाकी नियम मैंने आपको बताया उसी प्रकार से परिवर्तन हुआ है। चौथा नियम है, मूल धातु का प्रथम अक्षर आकारांत, एकारांत, ऐकारांत हो तो प्रेरणार्थक रूप बनाते समय ए तथा ऐ का ह्रस्व ई हो जाता है। और बाद में आ और वा जोड़कर उसके बाद ना प्रत्यय जोड़ने से प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। ये आप सभी को ये नियम मालूम है। जैसे खेलना क्रिया है, खेल मूल धातु है, खेल मूल धातु का प्रथम अक्षर कौन सा है? खे, मतलब खे। तो खे अक्षर ऐकारांत है, एकारांत है। खे, ख पर एक मात्रा है तो एकारांत है। तो खे ए का क्या हो गया? रस्वई, मतलब ख इस अक्षर को मात्रा निकल गई, ए की मात्रा निकल गई और रस्वई की मात्रा लगाई गई। देखो, मतलब मराठी में पहली वेलंटी लगाते हैं हम लोग, उसे हम हिंदी में रस्वई की मात्रा कहते हैं। तो ख इस अक्षर को रस्वई की मात्रा लगाई गई। फिर ल जैसा है वैसा। फिर आपको नियम तो मालूम है, सामान्य नियम कौन सा है कि आ, फिर उसके बाद ना। और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय खिल, मतलब ख को रसोई की मात्रा लगाई गई, ल जैसा है वैसे आया, फिर उसके बाद वाह और फिर उसके बाद ना। इस प्रकार से ये परिवर्तन हुआ है। खेलना, खिलाना, खिलवाना। उसी प्रकार खाना, खिलाना और खिलवाना। मतलब आकारांत हो गया तो आकारांत मूल धातु है, प्रथम अक्षर आए तो उसका रसवई बन गया है। देखो, ख अक्षर को रसवई की मात्रा लगाई गई। फिर एक अक्षरी मूल धातु हैं इसलिए ल लगाया गया और फिर उसके बाद आ और फिर उसके बाद ना प्रत्यय। अब ये नियम मैं आपको बाद में भी बताने वाला हूँ कि एक अक्षरी मूल धातु हो तो ल लगाया जाता है और फिर उसके बाद आना और वाना लगाया जाता है। बैठना, मतलब ऐकारांत मूल धातु, बैठ मूल धातु में पहला अक्षर ऐकारांत है तो ऐ करांत मूल धातु ऐ का क्या हो गया? रसवई, ब अक्षर को रसोई की मात्रा लगाई गई। फिर ठ जैसा वैसे आया, फिर आ, फिर उसके बाद ना। बैठना, बिठाना और बिठवाना। आमतौर पर ध्यान में रखो कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाते समय जो नियम दिया गया है उसके मुताबिक परिवर्तन करो। और फिर उसके बाद ये एक नियम तो सभी क्रियाओं को लागू होता है। कौन सा? आना वाना। प्रथम प्रेरणार्थक के लिए आना और मूल धातु को लगाओ, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए वाना प्रत्यय लगाओ मूल धातु को। पांचवा नियम देखिए, एक अक्षर वाले मूल धातु के अंत में, मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया खाना क्रिया है तो खा का खी हो गया। आप बोलेंगे कि खा का खी कैसे हो गया? तो आकारांत मूल धातु हो तो उसका रसोई बन जाता है, ये नियम है। इसलिए एक अक्षर वाले मूल धातु के अंत में प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए लाना, मैंने यहाँ पर आपको एक आसान तरीके से बताया है नियम। एक अक्षर वाले मूल धातु के अंत में प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए लाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए लवाना प्रत्यय जोड़ते हैं। आप केवल एक काम करो, मूल धातु पहचानो और मूल धातु को प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए लाना प्रत्यय लगाओ और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए लवना प्रत्यय लगाओ, तो फिर बन गया आपको प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप।
और अगर दीर्घ स्वर हो तो ये सब करते समय अगर दीर्घ स्वर हो तो उसे ह्रस्व कर दिया जाता है। ये तो आम तौर का नियम है, सामान्य नियम है कि प्रेरणात्मक रूप बनाते समय अगर दीर्घ हो तो उसे ह्रस्व कर दो, कोई स्वर अगर दीर्घ हो तो उसे ह्रस्व कर दिया जाता है। यहाँ पर उदाहरणों को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। खाना, यहाँ पर खा मूल धातु है और ना प्रत्यय लगा है। खा का खी हो गया, फिर लाना लगाया गया देखो, और उसके बाद खी मूल धातु को खी को लवाना प्रत्यय लगाया गया है। मैंने ये गुलाबी अक्षर से आपको रंग से मैंने आपको वो बताने की कोशिश की है। खाना, खिलाना, खिलवाना, मतलब जो गुलाबी अक्षर हैं वो वहाँ पर प्रत्यय लगाया गया। प्रथम प्रेरणार्थ के लिए लाना प्रत्यय लगाया गया देखो, सभी क्रियाओं को, सभी मूल धातुओं को। और ये द्वितीय प्रेरणार्थ ग्रुप बनाने के लिए लवाना प्रत्यय लगाया गया है सभी मूल धातुओं को। रोना, रुलाना, रुलवाना, मतलब ओ का ऊ रसो हो गया, और फिर उसके बाद लाना और द्वितीय प्रेरणार्थ के लिए लवाना प्रत्यय आ गया। उसी प्रकार देना, दिलाना, दिलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना। पी देखो, पी मूल धातु है तो रस्व ई की मात्रा है, वो दीर्घ ई की मात्रा है पहले मूल क्रिया में, तो वह रस्व हो गई। फिर लाना और फिर लवाना प्रत्यय जोड़ा गया। सोना, सुलाना, सुलवाना, सीना, सिलाना, सिलवाना। इस प्रकार से हम प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बना सकते हैं किसी भी क्रिया के। छठा नियम है, कुछ क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते। ये बात हमेशा ख्याल में रखो, कुछ क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते। यहाँ पर कोई नियम लागू नहीं होता, अपवाद हैं। जैसे आना क्रिया का प्रेरणार्थक रूप नहीं बनता, कुमलाना, गरजना, घिघियाना, टकराना, तुतलाना, पछताना, पढ़ना, सकना, होना, पाना, जाना, चाहना, लंगड़ना, खिसकना आदि जो क्रियाएं हैं मैंने आपको बताई, उन सभी क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते। वो जैसे हैं वैसे लिखो। और कभी कभी परीक्षा में ऐसे क्रियाएं दी नहीं जाती, लेकिन दी गई, अगर जैसे कि होना क्रिया दी गई तो होना क्रिया, मूल क्रिया होना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप होना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होना, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सातवां जो नियम है वो देखिए, द्विअक्षरी मूल धातु के अंत में, हमने एक अक्षर देखे पहले, द्विअक्षरी मूल धातु के अंत में आना और वाना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप तथा क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। यह आम तरीके का नियम है, पहले भी मैंने आपको बताया, लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर द्विअक्षरी मूल धातु हैं तो ऐसे द्विअक्षरी मूल धातु के अंत में प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए आना प्रत्यय लगाओ और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए वाना प्रत्यय लगाओ, तो फिर आपका परिवर्तन हो गया। जैसे पढ़ना क्रिया है, यहाँ पर पढ़ मूल धातु है, ना प्रत्यय लगाया गया है। पढ़ना क्रिया में पढ़ मूल धातु को आना, प्रथम प्रेरणार्थक में देखो पढ़ाना, मतलब पढ़ मूल धातु को आना प्रत्यय लगाया गया है। और द्वितीय प्रेरणार्थक में देखो पढ़ मूल धातु को वाना प्रत्यय लगाया गया है। उसी प्रकार अन्य क्रियाएं देखो, चलना, चलाना, चलवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। आठवां नियम देखिए, क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाते समय द्विअक्षरी मूल धातु में ऐ तथा ओ स्वर को छोड़कर अन्य दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाते हैं। केवल ऐ और ओ स्वर दीर्घ हो तो वो ह्रस्व नहीं होते। जैसे देखो जितना, यहाँ पर जित मूल धातु में पहला अक्षर जी है तो दीर्घ ई की मात्रा है वहाँ पर, तो वो ह्रस्व हो गई। और फिर उसके बाद आपको नियम तो पता है, आना वाना, जितना, जितना, जितवाना, लेटना, ले, मतलब एकार अंत है, आयकार अंत नहीं है। ले का ली हो गया, पहले आपने नियम देखा है कि अगर एकार अंत हो तो उसका ह्रस्व ई में परिवर्तन होता है उस स्वर का। लेटना, लिटाना, लिटवाना। नौवा नियम देखिए, तीन अक्षर वाले मूल धातु के अंत में, कभी कभी
तीन अक्षर वाला मूल धातु भी आ जाता है। तीन अक्षर वाले मूल धातु के अंत में क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए आना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए वाना प्रत्यय जोड़ते हैं। वहाँ पर भी ये नियम लागू होता है, तीन अक्षर हो या दो अक्षर हो। समझना क्रिया है, ना प्रत्यय है। समझ ये तीन अक्षर वाला मूल धातु है, समझ, समझ, और ना प्रत्यय लगाया गया है। समझ मूल धातु है, इसलिए यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए आना प्रत्यय लगाया गया है। देखो, समझाना मतलब समझ इस शब्द को आना प्रत्यय लगाया गया, मतलब समझ इस मूल धातु को आना प्रत्यय लगाया गया। समझा यानी और समझवाना क्या हो गया वहाँ पर, समझवाना, वाना प्रत्यय लगाया गया है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए। बदलना, बदलाना, बदलवाना। इस प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया के रूप बने हैं। देखो बच्चों, 10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती के बोर्ड के प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 4 में उप प्रश्न 5 पूछा जाता है। वो इस प्रकार से होता है, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। मतलब आपको एक क्रिया दी जाएगी और उस क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना पड़ेगा। मतलब दो क्रियाएं दी जाएगी और दो में से एक को आपको एक का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना पड़ेगा। उसके लिए एक अंक होगा। जैसे देखो, आपको पूछा गया, कोई क्रिया दी गई और वो जवाब किस प्रकार से लिखते हैं। क्रिया दी गई आपको परीक्षा में, तो जवाब इस प्रकार से लिखेंगे जैसे जवाब, क्योंकि 5 वहाँ उप प्रश्न है इसलिए 5 अंक डालो वहाँ पर और जवाब लिखो डैश करके प्रेरणार्थक रूप। तो इस प्रकार से 3 कॉलम बनाओ। क्रिया, पहला कॉलम क्रिया, दूसरा प्रथम प्रेरणार्थक रूप, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। भीगना क्रिया है, भिगाना, भिगवाना। डूबना, डुबाना, डुबवाना। मतलब देखो यहाँ पर भीग मूल धातु में भी पहला अक्षर है, दीर्घ ई की मात्राएं व रस्व हो गई और फिर उसके बाद आना और वाना प्रत्यय लगाया गया। डूबना में भी देखिए, डूब मूल धातु में ड जो अक्षर है पहला, वहाँ पर दीर्घ उ की मात्रा लगाई गई है, दूसरा उकार है, मतलब दीर्घ ई की मात्रा है, दीर्घ उ की मात्रा है और प्रेरणार्थक रूप बनाते समय वह दीर्घ का रस्व हो गया। रस्व ड, इस अक्षर को रस्व उ लगाया गया है। देखो, रस्व उ की मात्रा लगाई गई है और फिर उसके बाद बस ऐसा है वैसे आया है और आना और फिर उसके बाद वाना। इस तरह से आप जवाब लिख सकते हैं परीक्षा में और पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों। यहाँ पर हम रुक जाते हैं और अच्छी तरह से इसका अध्ययन करो और अच्छे अंक प्राप्त करो।